लेट्स माइक सारा दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत मिश्रा। आज बात केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने की। कोई भी व्यक्ति हो, उसका जन्मदिन हो, सरकार के कामकाज का 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, एक जश्न मनाने की प्रथा है और ये बताने की कि इस अवधि में हमने क्या क्या काम किए। यूं तो नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरा जो कार्यकाल है उसका भी आज 1 साल पूरा हुआ है, पर वैसे मोदी सरकार को काम करते 11 साल हो गए। तो जाहिर है कोई भी सरकार अगर 11 साल से काम कर रही है तो वह अपने मतदाताओं को, जिनके प्रति वह उत्तरदायित्व है, ये बताने का प्रयास करती है कि बीती अवधि में उसने क्या क्या काम किए, क्या उसने जनता से वायदे किए थे और उन वायदों को कहाँ तक पूरा कर पाई, कितनी सफल रही। तो 11 साल पहले जब मोदी सरकार आई तो बहुत से देश के साथ वायदे किए गए थे। बताया गया था कि जो पिछली सरकारें थी उसमें कामकाज के क्या तरीके थे और हमारी सरकार आई तो क्या क्या करेगी। बहुत सी चीजें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थी जो उसका कोर वोटर है। मसलन धारा 370 हटाना कश्मीर से, राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो अदालती बाधाएं हैं या और बाधाएं हैं, उनको दूर करना, वक्फ बोर्ड का मामला था, 3 तलाक, ऐसे कई वायदे मोदी सरकार ने किए और इन 11 सालों में बहुत से उनमें से काम भी हुए। जाहिर है अगर काम हुए तभी जनता ने तीसरी बार सरकार को चुना और ये पहला मौका था कि जब गैर कांग्रेसी सरकार कोई 11 साल से देश में चल रही है। अटल जी की भी सरकार 3 बार आई, 13 दिन, 13 महीने, फिर 5 साल। लेकिन आज बात मोदी सरकार के कामकाज की। क्या उसने काम किए, कौन से ऐसे काम किए जिनको उपलब्धि माना जाए। सरकार चलने का मतलब ये नहीं कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सरकार चलने में अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं जो दशकों से लंबित पड़ी थी और वो चीज होती है तो निश्चित रूप से सरकार को अपनी उपलब्धि बताने का अधिकार है। सबसे बात अगर अभी हम ताजा उसकी करें तो जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने अपनी एक युद्ध नीति जो होती थी उसको बदला और कहा कि अगर आतंकी हमला कोई होता है पड़ोसी मुल्क से प्रायोजित और उसके सबूत हमारे पास है तो हम उसको युद्ध की संज्ञा देंगे। और उसके तहत सरकार ने जो भी निर्णय लिए, जो एक्शन लिया, आतंककारियों के जो मुख्यालय थे पाकिस्तान में जगह जगह, उन पे सीधा अटैक किया गया। 100 से अधिक आतंककारियों को ठिकाने लगा दिया गया। पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई की, उसको जवाब दिया। मतलब जनता को ये बताने की कोशिश की कि अब जो सरकार है वो चुप बैठने वाली नहीं है और ये जो हथियारों का जखीरा हमारे पास है ये दिखाने के लिए नहीं है। उसके अलावा बात अगर इस 1 साल की करें तो मध्यम वर्गीय जो आदमी होता है उसकी सबसे ज्यादा चिंता होती है इनकम टैक्स। कमाई जो वो करता है उस पर जो टैक्स लगता है, बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी आयकर की जो सीमा है जिस पे बिल्कुल आयकर नहीं लगे, वो सरकार ने बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दी। तो ये मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, नौकरी पेशा खासकर, उनके लिए एक बड़ी राहत का विषय था। इसके साथ ओपीएस, जो केंद्र और राज्य के कर्मचारी रिटायर होते हैं और उनका जो पेंशन की स्कीम थी जो पहले मिलती थी उसको सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बंद कर दी थी और एक नई स्कीम आई थी जिसमें कर्मचारियों का जो पैसा कटता था कुछ पैसा सरकार मिला के उससे देती थी। तो एक सरकारी कर्मचारियों के बड़े वर्ग की मांग थी कि पेंशन कोई नई स्कीम आए तो सरकार उस स्कीम को लेके आई। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से देश में अलग अलग राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन गाए बगाए जातिगत जनगणना की बात करते थे। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई और अब सरकार ने फैसला लिया कि अब जो 26 में जनगणना शुरू होगी वो उसमें जातिगत जनगणना को भी आधार बनाया जाएगा। बात जहां की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कोर जो इश्यू थे जैसे कश्मीर, धारा 370,
भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दलों के विरोध के बावजूद, विपक्ष ने भरपूर विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संसद में ये धारा 370 जो कश्मीर में थी, जो अस्थायी थी, समय समय पर बढ़ती रही, उसको हटा के और एक नया अध्याय लिखा जो अपने कोर वोटरों के लिए। अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले आपको ध्यान होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जी हाँ, कश्मीर में चिनाब नदी पर 1000 से ज्यादा फुट की ऊंचाई से, और जो एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा, और कितनी विषम परिस्थितियों में वो पुल बना है, उसका अंदाजा सिर्फ वहां देखकर ही लगाया जा सकता है। उसको आप देखेंगे तो किस तकनीक से भारतीय इंजीनियरों ने, कारीगरों ने उस चीज को अंजाम दिया। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि दिल्ली को कश्मीर से नहीं जोड़ा, बल्कि कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों के दिलों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। बात आती है 3 तलाक की। बहुत समय से सरकार कह रही थी कि जो मुस्लिम वर्ग में है, 3 तलाक की जो है कानूनी अधिकार है उनको नहीं, अगर ये कोई 3 तलाक देता है और अगर साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ केस चलेगा। सबसे बड़ी चीज, देश में राजनीतिक दलों के सामने, सरकारों के समय, मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से। और जैसे जैसे आजादी के बाद सरकारों के कामकाज का रवैया बढ़ा, राजनीति में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, तरह तरह के लोग राजनीति में आने लगे, उद्योगपति भी आए, अपराधी किस्म के भी लोग आए, और भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा। तो सरकारी स्कीम में जो पैसा राज्य सरकारें और केंद्र सरकार योजनाओं में देती है, उसका बड़ा हिस्सा कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाता था। अगर आपको 10,000 रुपए कोई सब्सिडी मिल रही है, आपको अपनी पेंशन लेनी है, मनी ऑर्डर में कहीं से पैसा आया है, उसके लिए भी बाबू को चाय पिलानी पड़ती थी, 100, 200, 500 रुपए खर्च करने पड़ते थे। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम थी सरकार ने, डीबीटी, वो एक बड़ा, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक घर हो। कहते हैं ना कि जीवन में मूलभूत जो सबसे जरूरी चीजें, आवश्यकताएं हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी पहली आवश्यकता है, फिर कपड़ा है, फिर मकान है। आजादी के साथ साथ हमने जो प्रगति की, उसमें सभी सरकारों का योगदान रहा, और सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से इसमें काम किया। लेकिन फिर भी आजादी के 70 साल बाद भी हमने 75वीं आजादी की वर्षगांठ मनाई। उसके बावजूद देश में बहुत से करोड़ों ऐसे लोग थे कि जिनके पास मकान एक सपना था। कोई फुटपाथ पे रहते थे, कोई किराए के मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना का शुभारंभ किया, और इसमें कम से कम नहीं तो 6-7 करोड़ लोगों को मकान, जो ये घर नहीं थे, जिनके पास छत नहीं थी, उनको पीएम आवास योजना के तहत इस मकान की योजना में लाया गया। इसके अलावा आपको याद होगा 2020 में जो कोरोना आया, जिसने पूरे देश में भी नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए बेबस हो गए। कितने लाखों लोग पूरी दुनिया में मारे गए। और वो एक ऐसा दौर था निश्चित रूप से, जिसमें चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या कमजोर वर्ग का, उसकी नौकरियां छूट गई, रोजगार धंधे खत्म हो गए। साल 1.5 साल देश में सिर्फ अपने आप को बचाने में लोग लगे रहे। तो निश्चित रूप से वो दौर एक ऐसा था कि जिस समय आदमी को पेट भरने की चिंता थी कि सुबह खा लिया तो शाम की रोटी का क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को घर में बैठे बैठे राशन, चावल, दाल और जरूरी जो चीजें होती हैं वो मुहैया कराई। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो भी प्रधानमंत्री या इस सरकार की उपलब्धियां रहीं, वो एक वर्ग तक केंद्रित नहीं रही। उसमें निचले तबके को भी देखा गया और उस वर्ग को भी देखा गया, युवा यूथ को भी देखा गया। मुद्रा योजना के तहत लोगों को, यूथ को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं के लिए जैसे लखपति दीदी, कि वो अपने खुद के रोजगार इकट्ठे कर सके, अपनी स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने कामकाज को कर सके। युवाओं में ये कॉन्फिडेंस आए कि हम साहब विदेशों में क्यों भागे, क्या हम सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे ही भागे,
क्या हम अपना कोई रोजगार नहीं शुरू कर सकते? तो मेक इन इंडिया के तहत लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराए गए। ये जो सरकारों के जो कामकाज थे, जो भी 11 साल की उपलब्धियां रही हैं, इसमें बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं कि जो छोटी-छोटी भले ही हों, उनको वो नज़र नहीं आती हों, लेकिन उसका समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत बड़ा रहा। एक छोटी-सी उदाहरण है, आप हम सबके सामने वास्ता उसका पड़ा होगा कि हम अगर कोई अपना सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट है, कहीं एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं, युवा भर रहे हैं या बड़े किसी को भी ज़रूरत है, और वो 10वीं की मार्कशीट या कोई पेन या आधार कार्ड, हमको पहले फॉर्म भरने के लिए सत्यापन कराना पड़ता था। किसी गेज़ेटेड अफ़सर के पास जाना पड़ता था। उसको कहना पड़ता था, उसको दिखाना पड़ता था, ये मेरी ओरिजिनल है और ये फ़ोटोस्टेट है, अब फ़ोटोस्टेट पे आप साइन कर दो। गाँव में रहने वाले लोग कस्बों में जाते थे, अधिकारी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि ज़मीन से जुड़े रहे हैं, उनको इस समस्या का शायद जानकारी होगी। आते ही उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि नहीं साहब, जो भी व्यक्ति अपना सत्यापन कि मैं फला व्यक्ति हूँ और मैं अपनी बात बताने के लिए किसी सरकारी अधिकारी के साइन की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कह दिया कि आप अपना जो मार्कशीट है या जो भी दस्तावेज हैं, आप खुद लिख दो कि मैं इन्हें सत्यापित करता हूँ। और जब आपका इंटरव्यू होगा या आपको नौकरी मिलेगी या आपको लोन मिलेगा, उस समय आप अपना ओरिजिनल ले जाके उनको दिखा सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं, जो सरकारें पिछली सरकारों के समय में ध्यान नहीं जाता था, या जिसको कहते हैं लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, वो अगर इस पे अमल नहीं कर पाती थी या उनकी वजह से छोटी-छोटी चीज़ें भ्रष्टाचार के मौके मिलते थे। आपको अगर अटेस्टेड कराना है तो ₹10 अगर बाबू ले लेगा, तो आम आदमी के लिए वो परेशानी थी। तो सरकार ने ऐसी-ऐसी छोटी योजनाओं के बारे में भी ध्यान रखा जनता का, और आने वाले दिनों में जो भी सरकारें होंगी, उसमें जो कमियाँ रही हैं, उसमें और सफलता से काम कर सकेंगी। फ़ायदा लोगों को पहुँचा कि अब सरकार की जितनी भी सब्सिडी है, जो भी पैसा है, वो सीधे इनके बैंक अकाउंट में आता है। बहुत समय आज़ादी के बाद से हम लोग दूसरे देशों से सामान मंगाते थे। बड़ी-बड़ी चीज़ें तो छोड़िए, लेकिन छोटे-छोटे सामान भी, क्योंकि हमारे यहाँ उसका निर्माण नहीं होता था। मोदी सरकार आई, इसने नारा दिया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब हम जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें विदेशों से मंगाते हैं, क्यों नहीं उसका देश में ही उत्पादन किया जाए। और उसके लिए सरकार ने बहुत से स्कीम दी, लोगों को सब्सिडी भी दी और फ़ायदे भी दिए। एक होती है मूलभूत सुविधाएँ, जल, स्वास्थ्य, शौचालय। देश में एक विडंबना रही कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत से घरों में शौचालय नहीं, नल नहीं। मोदी सरकार ने एक योजना बनाई और उसके तहत जितने भी स्वच्छता अभियान जो चलाया देश में, उसमें कम से कम 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। उसमें खासकर महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। 12 करोड़ से अधिक नल घरों में लगाए गए। और ये काम एक ऐसे थे कि जिसके अंदर लोगों को लगा कि नहीं, हमारी सरकार कुछ कर रही है, और हमें जो शर्मनाक स्थिति होती थी उसको बचाने में मदद मिली। एक सबसे बड़ी समस्या आती थी वन रैंक वन पेंशन। सेना के लोगों की एक लंबे समय से मांग चल रही थी। 71 में जब बार हुआ, इंदिरा गांधी के सामने आई ये बात कि साहब वन रैंक वन पेंशन होनी चाहिए। 70 से लेके 2014 तक, जब तक सरकारें दूसरी रहीं, ये मामला फाइल है, इधर से उधर चलता रहा, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन मोदी सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन सेना के कर्मियों के लिए किया, बल्कि एक वॉर मेमोरियल का भी दिल्ली में निर्माण कराया कि जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, कम से कम उनकी याद तो देशवासी करें। एक उनका एक ऐसा मेमोरियल होना चाहिए, स्मृति भवन होना चाहिए। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत इन 11 सालों में उपलब्धियां की, बहुत बड़े-बड़े दावे भी किए गए। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि भारत का जो चंद्रयान, वो अमेरिका की जब हमने बराबरी कर ली, अमेरिका और रूस कुछ देश थे जो चंद्रयान तक पहुंचते थे, तो हम चंद्रमा पे भी पहुंचने वाले देश बने, अपनी तकनीक का सहारा लेते हुए। उज्ज्वला योजना, महिलाओं की गांव में ज्यादातर ये थी कि लकड़ी जलाती थी। लकड़ी जलाने से उनकी आंखें खराब होती थी धुएं की वजह से,
कई रोग होते थे उनको, तो सरकार ने कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाने का भी काम किया। तो ये ऐसे बहुत से काम थे सरकार ने जो किए लोगों के लिए, और उसका सरकार को फायदा मिला। 2 बार जो सरकार रिपीट हुई उसका कारण यही था। सबसे बड़ी बात होती है कि देश में कोई भी सरकार हो, हर सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है, जो भी करती है, वो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर पालिकाओं में जो शासन प्रशासन होता है, जिनका बोर्ड होता है। मोदी सरकार और उससे पहले की सरकारों में जो कामकाज का तरीका था, मोदी सरकार में एक सबसे बड़ी बात देखने की ये थी कि काम के जो योजनाएं बनी उनका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई कि जो योजना बनी है वो निर्धारित समय में पूरी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं, दुनिया के देश हमारे यहाँ निवेश क्यों नहीं करते? जितना निवेश भारत 145 करोड़ का देश है, उतना निवेश हमारे यहाँ आता क्यों नहीं है? क्या आपने सोचा कभी कि निवेश आने के पीछे क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए? जमीन होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ये सब चीजें तो चाहिए ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो बाहर से कोई लोग आते हैं, एयरपोर्ट। जिस समय 2014 में मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली, उस समय देश के अंदर 73 एयरपोर्ट थे। जी हाँ, 1947 से 2014 67 साल में देश ने 73 एयरपोर्ट बनाए थे। और 2014 से आज 2025 11 साल, आपको पता है कितने एयरपोर्ट बने? वो जो 73 एयरपोर्ट थे उनकी संख्या आज 153 पहुंच गई है। तो कहने का मतलब है कि काम की जो गति, अगर एयरपोर्ट बनेंगे, निश्चित रूप से जो लोग आएंगे जिनके पास समय का अभाव है, एक जगह से एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर ट्रेन में सफर करेंगे, फिर बस में करेंगे, तो ये जो स्पीड है ये बताती है कि सरकार काम जो कर रही है उसमें जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित की है उसकी प्राप्ति भी कर रही है। हाईवे की बात करें, हम सड़कें, इतना देश है बड़ा, 145 करोड़ 32 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा देश है, इतने राज्यों में है, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है। तो हाईवे की हम अगर बात करें तो 2014 तक, मतलब वही 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में इस देश में 91,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। 67 साल में 91,000 किलोमीटर को अगर हम यूं समझें तो हर साल लगभग 1,500 किलोमीटर हाईवे का निर्माण सरकारों ने किया। कोई सी भी सरकार रही हो, उसमें कांग्रेस की सरकार भी थी, जनता पार्टी की सरकार भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 2014 से लेके और 2024 तक, यानी 10 साल में 91,000 किलोमीटर से जो सड़कें हाईवे थी वो 1,45,000 किलोमीटर पहुंच गई। मतलब 54,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। जो पहले एक साल में 1,500 किलोमीटर सड़क बनती थी, इस काल में वो 5,000 किलोमीटर सड़क बनी एक साल में। तो काम की जो रफ्तार है वो निश्चित रूप से बढ़ी। इसी तरह हम बात करें एम्स की, तो एम्स जिस समय मोदी सरकार 2014 में आई, पूरे देश में, इतने बड़े देश में सिर्फ 7 एम्स थे, और आज 7 एम्स से बढ़कर इन 11 सालों में 23 एम्स पहुंच गए। इसी तरह मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो 366 करीब मेडिकल कॉलेज थे 2014 तक, उनकी संख्या 600 से ऊपर पहुंच गई है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, भारत में चीजें बनने की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, जो ओलंपिक में खिलाड़ी जाते थे, एशियाड में जाते थे, आने के बाद प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले, तो ये एक हौसला अफजाई होती है। जो लोग जीते मेडल, उनकी पीठ थपथपाना, और जो नहीं जीत पाए किसी कारण से, उनको सांत्वना देना कि नहीं, आगे आपको, आपके पास और अवसर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि इन 11 सालों में मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए जिनकी पहले शायद पूछ नहीं थी, जिनके बारे में काम नहीं समझाता था,
पहले सरकारों में क्या होता था कि जो हमने कर दिया, इतने लोगों का पेट भर दिया, इतनी सब्सिडी दी दी, यही काम होते थे। क्योंकि आप देखो वॉर मेमोरियल बनना, कितने सैनिकों के मन में जो शहादत देते हैं उनके परिवारों को कितनी खुशी हुई होगी। विज्ञान के मामले में जिस समय चंद्रयान पहला फेल हुआ, भारत का मिशन कामयाब नहीं हो पाया, मोदी जी उन वैज्ञानिकों से मिले और उनको सांत्वना दी कि नहीं, अगर हम विफल हुए हैं तो कल फिर हम सफल होंगे। और सफल कौन होगा? जो प्रयास करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 11 साल का कामकाज मोदी सरकार का है, ठीक है, सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी, विपक्ष उसमें कमियां निकालेगा। विपक्ष का काम होता है। जब कांग्रेस सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके काम में कमियां निकालती थी कि ये काम कहा था, ये वादे किए थे, नहीं पूरे हुए। और सबसे बड़ी बात जो देश के लोग भी शायद मानते होंगे कि जो 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह सरकार में कई ऐसे भ्रष्टाचार घोटालों का उजागर हुआ जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी भी हुई, लेकिन पिछले 11 साल में इस तरह के कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे सरकार पे। तो कुल मिला के अगर 11 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज का आकलन किया जाए तो कुछ कमियां रह सकती हैं जो किसी वजह से नहीं हो पाई होंगी, लेकिन जो बहुत से ऐसे काम हुए जो पहली बार हुए और जिनके बारे में देश के विभिन्न वर्गों में ये एक आम धारणा बनी कि ये सरकार काम भी करती है और उसका काम दिखता भी है और समयबद्ध काम होता है। तो ये एक आज जो 11 साल का जश्न सरकार मना रही है, उस पे आप लोगों की, आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है वो अलग है। यही हमारा लोकतंत्र है कि हम इस कामकाज को, 11 साल के कामकाज को लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। कोई अपने लिहाज से इसमें अच्छा ही बताएगा, कोई कमी बताएगा। धन्यवाद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.